प्रिय मित्रों, छात्र छात्राओं और सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं अतुल मिश्र, यूट्यूब चैनल का संचालक आपके बीच में उपस्थित हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो बने वो आप तक तत्काल प्रेषित हो सके। यह वीडियो विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है, उन प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए है जो 23 जनवरी को टीईटी की परीक्षा में बैठने वाले हैं। मित्रों, अब परीक्षाएं जब एकदम नज़दीक हैं तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी संक्षिप्त में इस संदर्भ में आपसे बातचीत करेंगे। देखिए, आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है, ठीक है। कुछ नया पढ़ने का प्रयास अब ना करें, बिल्कुल ना करें। डोंट डू ऑल दिस थिंग्स एट ऑल। तो फिर करें क्या? जो आपने पढ़ा है उसे मांझने का प्रयास करें, उस पर अभ्यास करने का प्रयास करें। विशेष रूप से जो स्तरीय अभ्यास प्रश्न पत्र अगर आपको बाजार में उपलब्ध है उसको लेकर के आप अभ्यास करें। जितना अधिक से अधिक आप अभ्यास कर सकते हैं उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। अच्छा, अभ्यास करते समय इस बात का ध्यान रखें कि सरसरी निगाह से आप तेजी से चलते हुए वे प्रश्न जो तत्काल हल हो जा रहे हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रयास मत करें, प्रयत्न करें। उन प्रश्नों को चिन्हित करें जो दिक्कत कर रहे हैं, और जब उन प्रश्नों को चिन्हित करें तो उनसे संबंधित पुस्तक को तत्काल उठाएं और देख करके उसको आप पढ़ें और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत लिख भी लें। तो इस समय सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, और जो पढ़ें उसको मांझना। मांझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, द बेस्ट मेथड, डू द प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, सॉल्व द पेपर्स। ठीक, द मोर यू सॉल्व द मोर परफेक्शन यू है। यही इस समय की सीधी सी रणनीति यही है, दिमाग को व्यवस्थित करके, अनुकूल रख करके और समय का अधिकाधिक सदुपयोग करके आप जुट जाइए। निश्चित रूप से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों को, अधिकतम लोगों को उनकी अधिकतम सफलता प्राप्त हो। आज थोड़ी सी बात, एक बार हम हल्की सी कुछ टिप्स आपके लिए, प्रतियोगियों के लिए कुछ चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि अव्यय क्या है, व्यय क्या है। ये दिमाग में यहाँ पर कीजिएगा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द कहलाते हैं, इन्हें व्यय शब्द कहते हैं। जबकि क्रिया, विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसे हम अगर आप इस तरह से बात करें तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब जो है विकारी शब्द की श्रेणी में आते हैं, डिक्लाइनिंग वर्ड्स। अंग्रेजी में समझ लीजिएगा आप इसको। और अगर हम बात करें एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो ये नॉन डिक्लाइनिंग वर्ड्स हैं, ये अव्यय कहलाते हैं। आज हम बात करेंगे संज्ञा की। हम पूरा आपसे विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, हम उन्हीं बिंदुओं को उन पर हम दृष्टिपात करेंगे जो दिक्कत आपके लिए उत्पन्न कर सकते हैं। एक प्रश्न सामान्य रूप से पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। उससे जुड़ा यह भी प्रश्न आता है कि संज्ञा के मूलतः कितने भेद हैं, या एक प्रश्न यह भी आता है कि रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो व्यक्ति, विद्यार्थी ऊहापोह में है, तुरंत आप दिमाग में यह गांठ बांध लें, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। रचना के आधार पर मूलतः संज्ञा 3 प्रकार की मानी जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। रचना के आधार पर भी यही 3 है, ठीक। और जब जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो उसमें उसके 2 विभाजन, उपविभाजन हो जाते हैं, जिसको हम समूहवाचक संज्ञा और पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसलिए दिमाग पर रखिएगा, रचना के आधार पर जब भी बात करें तो 3 की बात होगी, मूलतः बात करें तो 3 की बात होगी। इवन इन इंग्लिश, जब व्हेन वी टॉक, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आप सामान्य सी बात कर लेंगे। संज्ञा के विकारों पर चर्चा जरूर करिए, देखिए, समझिए। तो संज्ञा के विकार यानी संज्ञा में बदलाव किससे होते हैं? लिंग, वचन और कारक से। लिंग की बात करें तो लिंग 2 ही, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन की बात करें तो एक वचन और बहुवचन की बात करें। कारक की बात करें तो कारक से जुड़े प्रश्न आपके दिमाग में आने चाहिए। कारक से जुड़े प्रश्न कुछ विषमता से युक्त है। पहली बात तो सभी कारकों के चिन्ह को आप समझ लीजिए, जिसको हम परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। लेकिन कारक की पहचान केवल उनके चिन्हों से नहीं होती है मित्रों। कारक क्या काम करता है, ठीक, उस आधार पे आपका आकलन होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपके 8 कारक हैं, सभी कारकों को आप निश्चित रूप से पढ़ा होगा। हम बात करें विशेष रूप से जहाँ दिक्कत होती है,
अक्सर विद्यार्थी ये पूछते हैं कि एक प्रश्न ये पूछा भी गया है कि मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूँ, मैं तुमसे जलन करता हूँ, मैं तुमसे स्नेह करता हूँ, इस तरह के प्रश्न आएंगे। आपसे पूछा गया इसमें कौन सा कारक है, तो आप अगर चिन्ह के आधार पर देखेंगे, उसके साइंस के आधार पर देखेंगे, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कर्ता ने कर्ण को कर्ण से, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तब आप कर्ण कारक चिन्ह लगा देंगे, ऐसा समझेंगे नहीं। जब किसी से ईर्ष्या, द्वेष, जलन की स्थिति बनती है, तब वहां पर आपका अपादान कारक होता है। सामान्यतः अपादान कारक आप अलगाव की स्थिति में वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, लेकिन यहां भी अपादान कारक होगा। ठीक है, अलगाव की स्थिति में ही नहीं होता है, जहां ईर्ष्या, द्वेष, जलन इत्यादि की स्थिति होती है, वहां पर भी अपादान कारक होता है। तो कारकों के चिन्हों को आप समझ लीजिएगा वो क्या काम करते हैं। अगर मैंने एक वाक्य लिया कि मैंने अपने पुत्र के लिए बाजार से किताबें खरीदी, मैंने अपने पुत्र के लिए बाजार से किताबें खरीदी, ठीक है, तो मैंने आपका कर्ता कारक का चिन्ह जो है ने, वो कहीं कहीं स्पष्ट होता है और कहीं कहीं विलुप्त रहता है, छिपा रहता है। बाजार से अलगाव हो गया, एक ही में कई, ठीक, अपादान कारक। अब यहाँ पर हम समझेंगे अपने पुत्र के लिए बाजार से किताब खरीदी, तो किताब कौन सा कारक है और पुत्र कौन सा कारक है। यानी करण कारक और संप्रदान कारक में दिक्कतें होती हैं, ठीक। तो संप्रदान का मतलब होता है जिसके लिए, अच्छा, इसी के साथ कर्म कारक की भी स्थिति जुड़ जाती है। तो जब जो कुछ किया जा रहा है, मैंने क्या खरीदा, पुस्तकें खरीदी, तो ये कर्म कारक। और किसके लिए खरीदा, किसके लिए खरीदा, जिसके लिए किया जाए वो संप्रदान कारक। और करण कारक जिस साधन से, ठीक, जिस साधन से लिया जाए, मैंने पैसे से खरीदा, पैसे से खरीदा, ये साधन है, मार्ग, ये आपका रास्ता, यानी यह वह साधन है मीन से जिससे आपने खरीदा, तो ये करण कारक। तो आप कारकों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर आगे तत्काल बढ़ते हैं हम लोग सर्वनाम की बात करते हैं। सर्वनाम आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सामान्य सी बात है, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब जब सर्वनाम के भेद की बात आती है, सर्वनाम की हम लोग चर्चा करते हैं, तो उसको दिमाग में रखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ये आप बिल्कुल समझ सकते। पुरुषवाचक सर्वनाम में आप ध्यान रखिएगा उत्तम, मध्यम और अन्य की बात कही जाती है, ठीक है। वहाँ पर आप उसको सामान्यतः अंग्रेजी में भी, इवन व्हेन वी डिस्कस इन इंग्लिश, द सेम थिंग अप्लाइज हियर। First person, second person, third person. In first person, subjective case, that is also nominative case, objective case, that is accusative case, and then possessive case, and afterwards reflective case. I, me, my, mine, we, our, ours, ourselves, first person. You, your, yours या yourselves. दाऊ, दी, दाई, यह भी होता है कविता में। तो आप यहाँ पर सर्वनाम के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, सर्वनाम के प्रयोग के बारे में। प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसे संबंधवाचक सर्वनाम बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। संबंधों को भी काम कर सकता है, वहाँ पर कहीं कहीं पर ये स्थिति बन सकती है, ठीक। तो आप ये ध्यान रखिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम ही तुम कौन हो, ठीक है, ये कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगर अंग्रेजी, अब यह यहाँ थोड़ा सी स्थिति अंग्रेजी में विकट समस्या पैदा हो जाती है कि हु आर यू, यहाँ हु जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम भी है, और अंग्रेजी में यही हु जो है वो संबंधवाचक का काम करता है। हिंदी में तो स्पष्ट है, यह वही लड़का है जिसने मेरी मदद की, ज से जुड़े शब्दों को संबंध। अंग्रेजी में यही प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है संबंधवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें अंग्रेजी की मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर आपने सर्वनाम को अच्छी तरीके से पढ़ना, सर्वनाम। अब इसी के साथ एक तीसरी, आगे बढ़ते हैं हम लोग उसके बाद चर्चा करते हैं क्रिया की। अच्छा, क्रिया से पहले एक प्रश्न और बच्चे काफ़ी चर्चा करते हैं कि पद किसे कहते हैं, पद क्या होता है, शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, पदबंध क्या होता है। मित्रों, थोड़ी चर्चा करेंगे। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है और उसकी व्याकरणिक व्याख्या की जाती है तो वह पद हो जाता है। जब शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त हुआ और उसका व्याकरणिक विवेचन होने लगा, जैसे राम मेरे मित्र हैं, तो राम का जब आप व्याकरणिक विवेचन करेंगे, वह वाक्य में प्रयुक्त हो गया, तो वह व्याकरणिक व्याख्या के साथ आ गया, तो वह राम क्या हो गया, राम पद हो गया। अब इसकी व्याकरणिक व्याख्या क्या होगी, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक, ये जो व्याकरणिक व्याख्या कर रहे हैं इसी को पद कहते हैं।
क्रिया पे आप आ जाइए। क्रिया की बात करेंगे तो क्रिया के प्रकार पे चर्चा कर लीजिएगा, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सकर्मक अकर्मक क्रिया, ये भेद बड़ी दिक्कत हो जाती है आपकी। भाई क्रिया का सीधे जिस पर प्रभाव पड़े वह तो अकर्मक है ही, ना पढ़े वह अकर्मक है, जिस पर पड़े वह सकर्मक। इसका एक और छोटा सा क्लू आपको मैं बताऊं, वह अच्छी तरीके से है, वह एक बहुत छोटा सा क्लू आपके, कि सोना, दौड़ना, आना जाना, लेटना, नाचना, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं ये अकर्मक होती हैं। कहीं कहीं ये प्रश्न पूछता है कि धातु रूप क्या होता है क्रिया का। क्रिया का जो मूल रूप होता है, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसी को धातु कहा जाता है। क्रिया अपने मूलतः धातु रूप में ही होती है। तो सकर्मक अकर्मक की आपने बात कर ली, उसके आप काल के बारे में चर्चा कर लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से। ये एक मैं आपसे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि आपको इन 2-3 दिनों में एक सरसरी निगाह से धड़ा आपके साथ उनके काल की बात कर लीजिएगा, ठीक। वर्तमान, भूत, भविष्य, उसके उपभेदों की चर्चा हो जाती है। और फिर उसके साथ साथ वाच्य की जो विशेष बात होती है, वाच्य में भी कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तो आप समझते हैं, भाववाच्य की बात होती है, वहाँ दिक्कत हो जाती है। भाववाच्य किसे कहते हैं? भाववाच्य की पहचान आप समझ लीजिए मित्रों, इसको जहाँ पर अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग हो और कार्य के करने या न करने के सामर्थ्य का बोध हो। मुझसे चला जाता है, मुझसे दौड़ा जाता है, मुझसे हंसा जाता है, मुझसे हंसा नहीं जाता है, प्रायः अकर्मक क्रियाएं हो और कार्य की करने की सामर्थ्य का या सामर्थ्य का बोध हो, तो वहाँ पर आपका बनता है भाववाच्य, ठीक। आज इतनी ही चर्चा, अगले वीडियो में जल्दी ही एक और वीडियो, उसके बीच आपके सारे जितने हम पार्ट्स ऑफ स्पीच है और जो प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप इसको अवश्य लाइक करें, शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। धन्यवाद।